स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की सीरीज चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की, आईएनएम की, जिसके अंतर्गत पहला टॉपिक देख लिया है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। आज हम लोग देखेंगे जब यूरोपीय कंपनी आ गई है, अब वो जिसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उभर के आई है और उसने भारत में कैसे कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कैसे कैसे अपनी सत्ता स्थापित की, उसके बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? इनमें से किसको जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेस्ली और थॉमस रो। तो क्लाइव को जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है। अब बात आती कि क्लाइव को ही क्यों माना जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। तो इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी ज्यादा शक्ति प्रदान कर दी थी। राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार भी इसके ही माध्यम से मिला था। 2 युद्ध हुए थे, उन 2 युद्धों से निर्णय हो गया था कि भारत में कौन सी सत्ता रहेगी। ठीक है, बंगाल में युद्ध हुए थे। एक हुआ था युद्ध प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ठीक है, 1757 में। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से नेतृत्व कर रहा था क्लाइव और बंगाल के नवाब की ओर से नेतृत्व, यानी बंगाल के नवाब इस समय थे सिराज उद्दौला। यह युद्ध जो है, इसके अंतर्गत सिराज उद्दौला युद्ध लड़ने के लिए नहीं गया, परंतु इसके जो सेनाकर्मी थे वो गए। मीर जाफर, ठीक है, इनकी मौसी घसीटी बेगम, ओमी चंद जो बंगाल के कोलकाता के व्यापारी थे, ठीक है, ऐसे कई लोग गए। परंतु यह युद्ध जो था पहले से फिक्स था। पहले से फिक्स था मतलब जैसे मैच फिक्सिंग होती है ना, मैच पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है, उसका रिजल्ट पहले से ही पता होता है क्या होगा, बस औपचारिकताएं हो रह जाती हैं कि हमें क्या क्या करना है वो जाके वहां पे। उसी प्रकार से जो मीर जाफर यह क्लाइव से जाके क्या हो गया, मिल गया जाके, पहले से ही साठगांठ हो गई कि क्लाइव ने कहा कि मीर जाफर को तुम्हें हम जो है राजा बना देंगे, मतलब बंगाल का नवाब घोषित कर देंगे अगर आप हमारा साथ देते हैं तो मीर जाफर को बंगाल के नवाब बनने की लालच में इन्होंने सिराज उद्दौला को धोखा दे दिया और युद्ध के बहाने कि युद्ध हो रहा है वहां पे गए और वहां पे जो सिराज उद्दौला के खास लोग थे उन लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतरवा दिया और वापस लौट के चले आए टी पार्टी करके। जब वापस आए तो सिराज उद्दौला से कहा कि हम लोग हार गए, मतलब सिराज उद्दौला को पता चल गया हार गए। तो सिराज उद्दौला भागा वहां से, बंगाल से निकला, परंतु मीर जाफर का लड़का था मीरन, उसने सिराज उद्दौला को जो है रास्ते में ही धोखे से मार दिया। ये कहानी थी प्लासी के युद्ध के समय की, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध हुआ कब था, तो 1757 को। किसके किसके बीच में, तो बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था क्लाइव, ठीक है। तो अभी तो केवल अंग्रेजों की कोई भी शक्ति का प्रदर्शन इसके अंतर्गत नहीं हुआ, ठीक। तो अभी इस क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि क्लाइव को ही क्यों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। इसमें दो ऑप्शन जो है एक साथ ही दे दिए गए हैं, तो ये दोनों सही है, इलाहाबाद की संधि। अब देखिए यहाँ पे देखा था हम लोगों ने कि प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसके अंतर्गत क्लाइव ने इसको हरा दिया था बंगाल के नवाब को। अब बात क्या हुई कि बंगाल के नवाब जो है क्लाइव ने मीर जाफर को घोषित कर दिया, नवाब जो है मीर जाफर को बना दिया। अब इतना टैक्स लाद दिया कि मीर जाफर टैक्स कलेक्ट करें जनता से और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसका कुछ परसेंट इनको दें। मतलब कुछ परसेंट क्या, अब कुछ परसेंट मीर जाफर रख लें, बाकी के सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दें। और कई सारे ऐसे नियम लगाए जिससे मीर जाफर काफी ज्यादा व्याकुल हुआ। जब व्याकुल हुआ तो इसने बगावत करना शुरू की, मतलब थोड़ी आंच सी उठी। तो क्लाइव ने जो है मीर जाफर को हटाकर इसके दामाद मीर कासिम जो है उसको बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, तो किसको नवाब बनाया? मीर कासिम को, बंगाल का नवाब मीर कासिम, इसको बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, मीर कासिम जो है काफी ज्यादा होशियार निकले। होशियार क्या निकले, इन्होंने जो है अपनी राजधानी मुंगेर क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। ठीक है, कलकत्ता से मुंगेर ले आए, और जब मुंगेर वो अपनी राजधानी ले आए और वहां पे अपनी इन्होंने एक शास्त्रागार खोला, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टकसाल बनाने यानी कि सिक्के ढालने का जो दायित्व दिया था उनको रोक दिया गया। कहा कि जो भी सिक्के बंबई में ढलेंगे वो बंबई में चलेंगे, यहाँ पे नहीं चलेंगे। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो व्यापार है, व्यापार को कर मुक्त कर दिया। ठीक है, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके अंदर क्लाइव ने एक चाल चली थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना व्यापार कर मुक्त करेगी, यानी कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन जो भी करेगी वो कैसे करेगी, कर मुक्त, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देगी। बाकी जितनी भी कंपनियां होंगी वो सब टैक्स देंगी, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हो रहा था। और बाकी जितनी भी कंपनियां थी बंगाल के नवाब के पास आए कि हमारी मतलब कोई भी प्रोडक्ट है अगर जिस पे टैक्स लगेगा तो वो तो प्रोडक्ट वैसे भी महंगे होंगे। जैसे आप लोगों को अभी भारत और अमेरिका वाला देखने में मिल रहा होगा न्यूज पे कि अमेरिका ने 50% टैरिफ टैक्स लगा दिया या 25% लगा दिया, इस तरह की चीजें न्यूज में देखी होंगी। जब वहां पे भारत के टैक्स पे, भारत के जो प्रोडक्ट है उन पे टैक्स लगाया जाएगा तो भारत के प्रोडक्ट जो है वहां पे जो भी लेगा वो तो वहां पे वो चीजें महंगी होंगी। ऐसा ही यहाँ पे था, जब टैक्स इन पे लगाया जाता था दूसरी कंपनियों पे, तो यहाँ पे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सामान थे वो सस्ते जा रहे थे, बाकी दूसरी कंपनियों के सामान जो है वो महंगे थे। सीधी साफ ये बात थी। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम जैसे ही बने, इन्होंने दो काम किए। अब एक तो राजधानी ट्रांसफर की और दूसरा जो टकसाल थे उनको बंद किया, और तीसरा काम किया जो बहुत इंपॉर्टेंट था, फ्री ट्रेड, यानी कि कोई भी कंपनी अब व्यापार जो है फ्री कर सकती है। अब ये बात अंग्रेजों को कहाँ अच्छी लगती, तो अंग्रेजों ने जो है युद्ध का बिगुल बजा दिया। तो युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ कब? 1764 को, 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व और बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। एक सेकेंड, हेक्टर मुनरो कर रहा था। और बंगाल के नवाब, अगर आप लोगों से पूछे कि बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो हो जाएगा मीर जाफर, ठीक है।
परंतु युद्ध तो मीर जाफर ने नहीं लड़ा था ना, बंगाल की ओर से कौन लड़ा था? तो मीर कासिम। यहाँ पे बंगाल की ओर से कर सकते हैं, बंगाल की ओर से, ठीक है। कौन था? मीर कासिम, मीर कासिम। और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला, ठीक है। ये 3 व्यक्ति थे। अब इन तीनों की संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो की सेना ने हरा दिया, ठीक है। देखो ये तीनों भले ही एक साथ थे, परंतु इन तीनों के मन में क्या थी? खोट थी। कहेंगे सर खोट क्या थी? तो मीर कासिम जो था ये भाग के गया था अवध के पास में, ठीक है। और शाह आलम द्वितीय पहले से अवध की शरण लिए हुए थे, यानी शाह शुजा-उद-दौला की। तो शाह आलम द्वितीय है, इनके मन में था कि अगर हमने बंगाल को जीत लिया तो बंगाल हम ले लेंगे कैसे भी करके, पहले उससे अंग्रेजों से जीत के फिर इन दोनों को भी हरा देंगे। तो शाह आलम के मन में ये था कि दिल्ली तो निकल चुकी है, तो यह कुछ ना मिले तो कुछ यही सही। शुजा-उद-दौला था कि अवध तो हमारे पास है ही, और हम बंगाल को अगर जीत लेते हैं तो बंगाल वाला क्षेत्र भी अपने क्षेत्र में मिला लेंगे। और मीर कासिम का तो बंगाल था ही, तो वो तो लेने के चक्कर में थे ही। मतलब बाहर से ये तीनों एक दिख रहे थे, परंतु अंदर से इनके अंदर अपने अपने क्षेत्र की क्षेत्रीयता निखर रही थी। परंतु चलो ये तीनों एक ही मंच पर खड़े होकर हेक्टर मुन्नो से लड़े, परंतु इस युद्ध में अंग्रेजों की शक्ति का प्रदर्शन हुआ, ठीक है। और मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला, इन तीनों की संयुक्त सेना को हेक्टर मुन्नो ने हरा दिया। जब ये हार गए, ठीक है, तो इन तीनों की सेना हार गई और ये हेक्टर मुन्नो जीत गया, ठीक। अब इसमें मीर कासिम तो भाग गया और शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला, इनके साथ में एक संधि हुई, ठीक है। वह संधि थी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि जो है 2 चरणों में हुई। अब इलाहाबाद की संधि करने के लिए जो है सबसे ज्यादा होशियार आदमी को चाहिए, यानी कि जो अधिक से अधिक चीजें मांग सके। तो ऐसी संधि को करने के लिए लंदन से क्लाइव को बुलाया गया, ठीक है। देखो जिस समय वो वायसराय था तब तक तो उसने काम किया, जब यहाँ से नहीं रहा तो फिर उसके बाद में यहाँ से ट्रांसफर होकर लंदन चला गया। फिर केवल संधि करने के लिए उसको यहाँ पे बुलाया गया, ठीक है। तो संधि की इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि 2 चरणों में 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। तो 12 अगस्त 1765 को जो संधि हुई थी वह संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ में, ठीक है। और 16 अगस्त 1765 को जो संधि हुई वह संधि हुई थी शुजा-उद-दौला के साथ में। संधि क्या हुई थी? तो संधि शाह आलम द्वितीय के साथ में संधि हुई थी कि कलकत्ता, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति तो ले ही ली थी, और टैक्स कलेक्ट करने की, राजस्व को इकट्ठा करने की भी अनुमति ले ली। अब तो ऐसा काम हो गया कि अभी तक जो है अंग्रेज व्यापार करने के लिए लंदन से सोना लेके आते थे या कोई भी चीज लेके आते थे, व्यापार करने के लिए पैसे लेके आते थे। परंतु अब क्या हो गया? अब भारत के ही गल्ले से पैसे निकाल कर भारत से व्यापार कर रहे थे। जैसे आप कहीं पे भी एक दुकान पे जाएं और उसके गल्ले से आपने 500 रुपए निकाल लिए और उससे कह रहे हैं कि 500 रुपए का मुझे सामान दे दीजिए। ऐसी ही स्थिति भारत पे आ गई थी इस समय,
बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि में। यानी मीर शुजा उद्दौला और शाह आलम द्वितीय से ये मांग लिया था उन्होंने, मतलब साइन करा ली थी, बिहार, उड़ीसा और बंगाल जो है कोलकाता वाला क्षेत्र, इनमें कलेक्ट करने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाए। इन्होंने दे दिया, साइन कर दिए। बदले में इनको क्या मिला? तो इलाहाबाद और कड़ा जो क्षेत्र है वो किसका था? शुजाउद्दौला का, यानी अवध के क्षेत्र में था। शुजाउद्दौला के अवध का क्षेत्र में था, उनसे लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र। और युद्ध के हार जाने के रूप में शुजाउद्दौला से कई सारे पैसे लिए, ठीक है। और शुजाउद्दौला के द्वारा कुछ पेंशन के रूप में शाह आलम द्वितीय को पैसे भी दिए जाने लगे। ये संधि हुई। इसमें अंग्रेजों को क्या गया? कुछ नहीं, उनको तो मिला ही सब कुछ। तो इस वजह से जो क्लाइव है उसको बंगाल भारत का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी ज्यादा शक्तिशाली बनाने में मदद की, ये है। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 को हुई थी, 1765 को, 2 चरणों में हुई थी, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का दीवान किसे नियुक्त किया? ठीक है, मुर्शिदाबाद का दीवान जो है किसको नियुक्त किया? तो इलाहाबाद की संधि के बाद में मुर्शिदाबाद का दीवान जो है मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 जगह के बने थे, एक बिहार में और बंगाल में, बिहार और बंगाल। बिहार के मुर्शिदाबाद, यहाँ पर नवाब बनाया गया, यानी दीवान बनाया गया। दीवान कौन बना? मोहम्मद रजा खान, मोहम्मद रजा खान। और बंगाल का नवाब कौन बना? तो बना राजा सिताब राय, राजा सिताब राय, ठीक। ये यहाँ के दीवान बने। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में ही एक संधि, मतलब एक व्यवस्था चालू की थी कलकत्ता में, द्वैध शासन। क्या स्टार्ट किया था? द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या था? तो द्वैध शासन एक तरह की दोहरी सरकार। दोहरी सरकार कैसी? तो देखो, एक तो सरकार थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरे बंगाल के नवाब वाली सरकार, नवाब। तो जो राजस्व कलेक्ट करने का, राजस्व नियंत्रण करने का अधिकार जो है किसके पास में आ गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। इस पे इसका नियंत्रण जो है डायरेक्ट रूप से, यानी प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी सरकार इस पे नियंत्रण कर रही थी राजस्व के रूप में, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं 2 तरह के नियम वो होते हैं, कानून, एक फौजदारी कानून और एक दूसरा होता है दीवानी कानून। तो जो दीवानी कानून था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में था, जिसपे डायरेक्ट नियंत्रण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। जबकि फौजदारी कानून जो है ये किसके अंतर्गत था? तो बंगाल के नवाब के पास में क्या था? दीवानी थी, यानी कि फौजदारी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में क्या था? दीवानी। अब कहोगे सर तो ये तो दोहरी सरकार, इसमें कैसे मतलब द्वैध शासन तो हो गया, परंतु यहाँ पे भी अंग्रेज नहीं रुके। अब बंगाल के नवाब के हाथ में क्या था? फौजदारी, यानी कि प्रशासनिक नियंत्रण कौन देखेगा? बंगाल का नवाब देखेगा। परंतु इन्होंने एक ट्रिक अपनाई यहाँ पे। क्या अपनाई? कि
बंगाल के नवाब के नीचे एक और पद होगा, उप नवाब या दीवान। ठीक है, दीवान पद होगा। और उस दीवान को पद नियुक्त करने की अथॉरिटी किसके पास में आ गई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ गई। नवाब के जो दीवान है उसको नियुक्त करने की अथॉरिटी किसके पास में आ गई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ गई। और उस दीवान की सलाह पर, यानी कि जितने भी नियम कानून जो भी होंगे और जो भी फैसले होंगे दीवान के माने जाएंगे, ना कि बंगाल के नवाब के। तो फौजदारी पर भी यानी प्रशासनिक नियंत्रण पर भी अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो गया? नियंत्रण हो गया। ठीक है, अब जो भी गलतियां करेगी, मतलब जो भी जुल्म करेगी, वो कौन करेगा? अंग्रेज करेगा, परंतु नाम किसका होगा? बंगाल के नवाबों का होगा। तो यही थी द्वैत शासन, जिसे 1765 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 1765 में। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो क्लाइव के द्वारा। क्वेश्चन आता है कि द्वैत शासन को इंट्रोड्यूस किसने कराया? सबसे पहले प्रारंभ किसने किया? तो कार्टिस लियोनियस। कार्टिस लियोनियस ने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था। और अगर बंगाल में पूछा जाए या कलकत्ता में पूछा जाए किसने स्टार्ट किया था इसको, तो क्लाइव के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी इसकी अभी तक की। द्वैत शासन आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो कब की थी और किसके बारे में बात कर रहे हैं? शाह आलम द्वितीय। अभी बताया था इलाहाबाद की संधि जो है दो भागों में हुई थी। पहली संधि शाह आलम द्वितीय के साथ में हुई थी। दूसरी संधि किसके साथ में? तो अवध के नवाब थे शुजा उद्दौला के साथ में। तो पहली संधि शाह आलम द्वितीय के साथ में हुई थी और यही पूछ रहा है तो कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। किसको किसको? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई थी। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसके माध्यम से? शाह आलम द्वितीय के माध्यम से। वो अंग्रेज दिखाना चाह रहे थे कि हमने कोई भी काम जबरदस्ती से नहीं किया, सभी काम संधि से किए। और शाह आलम द्वितीय उनके हाथ में था तो कुछ नहीं, परंतु वो दिल्ली के राजा कहलाए जाते थे अभी तक। तो इस वजह से इनके साइन जो है उन्होंने ले लिए और कहा कि हमारे पास लीगल राइट्स हैं, मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। और अभी भी अगर कोई भी कुछ कहता है तो वो यही कह देते हैं कि हमने कोई भी काम जो है जोर जबरदस्ती से नहीं किया था, संधि के माध्यम से किया था। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि सर इसमें तो क्वेश्चन काफ़ी बहुत कम हो पा रहे हैं। तो देखो, क्वेश्चन कराने का उद्देश्य नहीं है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन ही करना है तो इससे पहले क्लासेस हो चुकी हैं, उसके अंदर केवल क्वेश्चन से ही जल्दी जल्दी कराए गए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके अंदर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे और समझ समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कराना है तो कहीं पे भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक जो है किसे माना जाता है? तो लियोनेल कर्टियस। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्लाइव ने जो है द्वैत शासन को कलकत्ता में प्रारंभ किया था, बंगाल में सर्वप्रथम द्वैत शासन प्रारंभ किया। द्वैत शासन प्रारंभ किया। अब इस द्वैत शासन को 1772 में जो है वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग नहीं, वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग और आगे होंगे 1818 के समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अब देखिए, ये हमारा किसके साथ में है? तो मैसूर वाला जो क्षेत्र है वहां पे युद्ध हुआ थे। क्या क्या युद्ध हुए थे? तो 3-4 युद्ध हुए थे, 3 युद्ध। पहला युद्ध हैदर अली और अंग्रेजी सेना के बीच में, अंग्रेजों के बीच में। इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों की चाल जो है समझ ली थी। चाल क्या थी अंग्रेजों की? तो इन्होंने हैदराबाद के नवाब मराठा को अपने साथ में मिला लिया अंग्रेजों ने, और कहा कि हम आपको, अगर मैसूर वाला क्षेत्र जीतते हैं तो ये वाला क्षेत्र आपको दे देंगे। परंतु हैदर अली पक्के खिलाड़ी थे। उन्होंने जो है मराठा और हैदराबाद के निजाम जो था उनसे पहले ही संधि कर ली। मतलब इनकी संधि करने के बाद में उनको बुलाया और उनको समझाया और उनके समझ में कुछ आया। वो लड़ने तो अंग्रेजों के साथ में गए, परंतु जैसे ही वहां पहुंचे युद्ध स्थल पर हैदर अली के साथ में हो गई। अब अंग्रेज पड़ गए अकेले। जब अकेले पड़ गए तो काफी ज्यादा घबराए ये। जब घबराए तो इन्होंने संधि का प्रस्ताव रखा। तो संधि हुई पुदुचेरी की संधि। तो हैदर अली और अंग्रेज इनके बीच में संधि हुई, और इस संधि में देखो, भारतीय सैन्य जो राजा थे उनके अंदर एक बात थी कि वो किसी का अहित नहीं चाहते थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जो भारतीय राजा था वो, तो उन्होंने अंग्रेज को ऐसे ही छोड़ दिया। कोई ज्यादा उन्होंने खास नहीं बात की कि ठीक है चलो जाओ। तो पहली संधि में हैदर अली तो जीत गया, मतलब पहले युद्ध में, मैसूर का प्रथम युद्ध में। दोबारा फिर युद्ध हुआ 80 में, ठीक है, 1780 में वॉरेन हेस्टिंग के समय पे। उस समय पे भी हैदर अली थे और वॉरेन हेस्टिंग की सेना थी अंग्रेज 80 के समय पे। अब इस युद्ध में जो है, युद्ध लड़ते रहे हैदर अली और अंग्रेजी सेना। इस युद्ध में 1780 से लेकर 82 तक जो है हैदर अली लड़ते रहे, परंतु हैदर अली युद्ध में घायल हो गए और वो मारे गए। फिर हैदर अली के बेटा आया टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान जो है इसने नेतृत्व संभाला, और 1784 में, यानी 1782 से 1784 तक युद्ध चलता रहा। और इस युद्ध में कुछ खास नहीं हुआ, यानी टीपू सुल्तान और अंग्रेजी सेना बराबर बराबर लोहा लेती रही, मतलब लड़ते रहे। तो फिर इसमें संधि हुई इसी बीच में, मंगलौर की संधि। और मंगलौर की संधि में कुछ खास नहीं हुआ, बस आपस में एक दूसरे के जहां जिसका राज्य था उनको मिला रहा। फिर क्या हुआ, क्लाइव का कॉर्नवालिस का समय आया, और कॉर्नवालिस के समय पे फिर से एक युद्ध हुआ, मैसूर का तीसरा युद्ध, टीपू सुल्तान और क्लाइव की सेना के बीच में, ठीक है। अब इसमें टीपू सुल्तान हार गया। क्यों हार गया? तो मराठा और हैदराबाद के निजाम जो है उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अब टीपू सुल्तान अंग्रेजों की चाल समझ नहीं पाए, हैदर अली समझ चुके थे। इस चक्कर में टीपू सुल्तान हार गए, और जब हारे तो ना चाहते हुए भी एक आपत्तिजनक, एक बेइज्जती वाली संधि करनी पड़ी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और इस संधि में टीपू सुल्तान के बेटों को जब्त कर लिया गया, मतलब अंग्रेजों द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। टीपू सुल्तान का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है अंग्रेजी सेना को दे दिया गया, जिसमें से कुछ छोटे छोटे टुकड़े जो हैं हैदराबाद के निजाम और मराठा को दे दिए गए। अब टीपू सुल्तान
ना चाहते हुए भी ये संधि करनी पड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान से संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। फिर से ये युद्ध हुआ था वेलेजली के समय पे, और टीपू सुल्तान उस श्रीरंगपट्टनम के जो महल था वहां पे युद्ध लड़ते हुए मारा गया। ठीक है, इसने कहा था हम सर नहीं झुकाएंगे चाहे हम मारे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो किसको बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन ए इसका सही है। यहाँ पे भी श्रीरंगपट्टनम दिया है तो ये भी सही है। सुल्तान टीपू सुल्तान जो है इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी और यहीं पे लास्ट में अंतिम विदाई भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1782 में मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच में किए गए थे? ठीक है, तो 82 नहीं होगा, 1784 होगा। मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा होगा कि मंगलौर की संधि कब हुई थी या किसने हस्ताक्षर किए थे? चलो हस्ताक्षर ही मान लेते हैं, 84 में हुए थे। किसके किसके बीच में हुए थे? वॉरेन हेस्टिंग माने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और टीपू सुल्तान सुल्तान इनके बीच में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कौन नेतृत्व कर रहा था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक, तो इन्हीं के क्या हुए थे? साइन हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के नेतृत्व में लड़े गए मैसूर युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अलग अलग समय पे अलग अलग युद्ध हुए। ठीक है, तो किसने नेतृत्व किया था? तो मैसूर के युद्ध हुए, तो किसने नेतृत्व किया? तो कॉर्नवालिस ने किया। ऑप्शन बी इसका सही है। देखो बात ये, वॉरेन हेस्टिंग भी था, वेलेजली भी था और कॉर्नवालिस भी था। ठीक है, तो इन सभी ने युद्ध लड़े थे परंतु अलग अलग समय समय पे लड़े थे। ऑप्शन में केवल एक ही दिया गया है, इस वजह से इनको नाम लिखेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, वॉरेन हेस्टिंग अलग है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है